हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और आज हम हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर में डीप में जाने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो पढ़नी है। तो आइए स्टूडेंट्स, उन्हें हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है लाइफ स्पैन। और आपको ये समझाने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके ये जो मैंने जितने भी नोट्स लिखे हैं यहाँ पर आप उन्हें नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी बुक से बने हुए हैं। और सीबीएसई के पेपर्स में जब सीबीएसई पेपर्स आपके चेक करती है 12th क्लास की एग्जाम के, तो वो किसी भी रिफ्रेशर गाइड की लैंग्वेज को प्रेफरेंस ना देते हुए वो आपकी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की मेन बुक है आपके सिलेबस की, उससे प्रेफरेंस देती है। इसीलिए बेटर है कि आप अपने जितने भी आंसर्स लिखें उसके अंदर एनसीईआरटी की लैंग्वेज इंक्लूड करें, ताकि आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं, उन्हें जो आंसर्स चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए, वो आपके आंसर्स में उन्हें दिखे। तो ये आपकी एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं मेरे पास, मैंने जो बनाए हैं पहले। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लें। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन हमारा पहला टर्म है। अब लाइफ स्पैन से हम क्या समझते हैं सीधी लैंग्वेज में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जब बर्थ लिया है, ओके, तो उसकी कहीं ना कहीं पे एक डेथ तो होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है, ओके, सब मॉर्टल है, सबको एक ना एक दिन मरना है, सिवाय सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। उसका रीजन मैं आगे आपको बताऊंगी, बट हम पहले लाइफ स्पैन समझते हैं। अब लाइफ स्पैन से क्या है, द पीरियड फ्रॉम birth to the natural death of an organism is known as lifespan। इससे क्या मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म ने जब बर्थ लिया है तो उसकी जब नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स ज़्यादा से ज़्यादा 70 ईयर्स 80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद में भी कई लोग जो हैं वो रहते हैं, बट हाँ, इट्स एन हमारी द्वारा डिसाइडेड है ये कि ठीक है, इतना तो उनका नेचुरल लाइफ स्पैन है ही सही, इतना तो कोई भी बंदा आसानी से निकाल सकता है उसका जीवन काल, ओके। अब क्या होता है कि किसी कारणवश, किसी रीजन से उसकी डेथ हो चुकी है पहले ही, कैसे, एक्सीडेंट के द्वारा, हार्ट अटैक के द्वारा, या कोई बीच में कोई डिजीज हो गई हो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है हमारे यहाँ पर, ओके। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल डेथ में नहीं आती हैं ये चीज़ें, ओके। ये सब क्या है, एक्सीडेंटल डेथ से। इसीलिए हम इसे बंदे का लाइफ स्पैन नहीं बोल सकते हैं, ओके। नेचुरल डेथ मतलब कि उसने 70-80 ईयर्स की अपनी जितनी भी लाइफ है उसे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है। सो दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल ले लें एलिफेंट का। एलिफेंट हद से हद 70 ईयर्स, ओके, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स, बट उसका साइज कितना बड़ा है। वहीं हम एक छोटे से पैरेट की बात करें तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो है 140 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि एलिफेंट इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा एनिमल है, बट इतनी कम लाइफ स्पैन है उसकी साइज के कंपैरिजन में। वहीं एक छोटा सा पैरेट है जो 140 ईयर्स तक जिंदा रह पा रहा है। तो हम लाइफ स्पैन को एनिमल के साइज से कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पैरेट एंड क्रो का। दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, ओके। पैरेट 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, बट एक क्रो 15 ईयर्स तक ही जिंदा रह सकता है। सो हियर वी कैन से दैट एन एज, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज, ओके। अब हम हमारे जो पहला पॉइंट मैंने बोला था, ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल बिकॉज दे हैव अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे देमसेल्व्स डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, ओके। एक सेल अपने आप में ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर अलग अलग सिस्टम्स नहीं है बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे हम में या कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वो सेल अपने आप में एक ऑर्गन सिस्टम भी है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी है। पहला पॉइंट हो गया उनकी सिंप्लिसिटी। दूसरा पॉइंट, वो सेल खुद अपने आप को डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है। तो वो जो सेल है, पेरेंट सेल, वो अपने आप में ही खुद को डिवाइड कर रहा है। तो वो जो यंग वंस बने उसी पेरेंट से ही तो बने हैं, तो वो तो इमॉर्टल है। इस कारण से हम बोलते हैं दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जो कि इस अर्थ पे अपनी स्पीशीज, दुनिया में जितनी भी स्पीशीज है उनकी कंटिन्यूटी रखने के लिए एक बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इसे नेग्लेक्ट किया जाता है, ओके। आपको 1 मार्क में पूछ लिया जाएगा, अगर पूछते हैं तो इसकी डेफिनेशन।
a biological process through which organisms give birth to new offsprings. Offsprings से यहाँ पर मतलब है उनके new ones, उनके जो daughter cells हैं या उनके जो new क्या बोलना चाहिए young ones, या they lay eggs. Okay, so to new offsprings and so as to maintain the continuity of their species on earth. तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है इस अर्थ पे. क्यों? ताकि उसकी स्पीशीज इस अर्थ पर कंटिन्यूटी में रहे, एक्सटिंक्ट ना हो जाए. ओके, कई सारे अदर फैक्टर्स होते हैं एक्सटिंक्शन के, बट दिस इज द प्रोसेस विच एंश्योर्स देयर कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज ऑन अर्थ. ओके, अब हमारा नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ओके, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं मेनली, asexual and sexual reproduction. Okay, okay students, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन asexual एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये आपको पूछा जा सकता है आपके टेस्ट में या फिर आपकी एग्जाम में. ओके, सो हम डायरेक्टली अलग अलग इनको ना पढ़ते हुए डिफरेंशिएट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके आंसर के थ्रू आप उसे लिख सकते हैं. ओके, सो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले समझते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, जो सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, ये सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक ही पेरेंट इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दो पेरेंट्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट होता है नो गैमीट फॉर्मेशन. ऑब्वियसली एक ही अगर पेरेंट है तो उसके अंदर गैमीट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नो गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. अब इस लाइन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ऑफस्प्रिंग्स, उनके जो न्यू वंस हैं, वो जेनेटिकली मतलब उनके जो जीन्स हैं, उनके अंदर उनके जो सेल्स हैं, उनके जो न्यूक्लियस है, वो पूरी तरीके से उनके पेरेंट्स के जैसे हैं और वो आपस में भी सिमिलर है. ओके, एंड मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, उनकी जो आउटर अपीयरेंस है ना, वो भी बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती है एक दूसरे के भी, और उनके जो पेरेंट थे उनके जैसी ही. ओके, नेक्स्ट आता है एज दे आर क्लोन्स नो वेरिएशन टेक्स प्लेस. ऑब्वियसली अगर वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मतलब क्या है, क्लोन्स है. क्लोन्स का मतलब ही जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है. ओके, अब अगर वो क्लोन्स है तो उनके अंदर कोई वेरिएशन है ही नहीं, कोई चेंजेस आए ही नहीं है, तो वेरिएशन कैसे होगी. और अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन का कहीं भी सवाल उठता ही नहीं है. इवोल्यूशन नहीं है तो सर्वाइवल चांसेस कम है. मुश्किल है कि अगर कल को इन्वायरमेंट उनके आसपास का चेंज हो तो उस इन्वायरमेंट को वो विथस्टैंड कर पाएंगे, उस इन्वायरमेंट को वो फेस कर पाएंगे. उनके सर्वाइवल चांसेस इसलिए कम होते हैं. ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम, और भी हो सकते हैं हाइड्रा, प्लानेरिया, स्पाइरोगायरा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में two parents are required of opposite sexes, that is male and female. Okay, अब यहाँ पर फ्यूजन गैमीट्स का होना जरूरी है, इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा. गैमीट फॉर्मेशन हुआ है मतलब एक नया सेल बनेगा, वो नया सेल का नाम जाइगोट. ओके, जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हेन टू गैमीट्स, दैट इज स्पर्म फ्रॉम मेल्स एंड ओवम फ्रॉम फीमेल्स फ्यूज. जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज एंड फीटस. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा दे आर नॉट जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. जेनेटिकली का क्या मतलब, मैंने आपको पहले समझाया. जेनेटिकली डिफरेंट है, क्यों है उनके पेरेंट्स से, क्योंकि मम्मा के भी जीन्स आए हैं जाइगोट में, पापा के भी जीन्स आए हैं जाइगोट में. तो जो जाइगोट बना है उसके अंदर दोनों का मिक्सचर है, हम इजी लैंग्वेज में बोले तो. सो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. ओके, एंड मॉर्फोलॉजिकली ऑब्वियसली अगर दोनों के जीन्स मिले हैं तो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखते हैं. ह्यूमन बींग्स की बात कर ले तो हम थोड़े थोड़े पापा जैसे भी दिखते हैं, थोड़े थोड़े मम्मा जैसे भी दिखते हैं. यही रीजन है, जीन्स. ओके, जिसके कारण हमारी आईज मम्मा जैसी हो गई, नोज पापा जैसी हो गई, एंड सो ऑन. ओके, सो दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली नॉट सिमिलर. ओके,
ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन टेक्स प्लेस एंड इवोल्यूशन अकर्स। मतलब क्या है इसका कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब दो जीन्स अलग अलग जगह से हुए और वो वापस से कंबाइन हुए, दे रिकम्बाइन टू फॉर्म जाइगोट, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन होती है। वेरिएशन हुई है मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, कल को उनके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो वो उसे विथस्टैंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ है, उनके अंदर सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा है। दैट्स इट। अब इसका एग्जाम्पल काउ, डॉग, ETC। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद की एक्सप्लेनेशन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं मेरे इस लेक्चर के पार्ट 2 में दूंगी, तो प्लीज़ उसे देखना ना भूलें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।